1857 की वो क्रांति। हम सब ने इसके बारे में स्कूलों में पढ़ा है। मंगल पांडे, झांसी की रानी, वो चर्बी वाले कारतूस। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जो विश्लेषण है, उनकी मदद से हम इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं और हम एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या 1857 एक सोची समझी क्रांति थी जो बस वक्त से पहले शुरू हो गई, या ये सिर्फ अलग अलग जगहों पर दबे हुए गुस्से का एक सिलसिला था जो एक साथ भड़क उठा? चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये सवाल ही सबसे दिलचस्प है, क्योंकि 1857 की घटना वो कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये तो मतलब लगभग 100 सालों से जमा हो रहे बारूद के ढेर में एक चिंगारी लगने जैसा था। और इस बारूद को जमा करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने किया था, खासकर लॉर्ड डलहौजी जैसे गवर्नर जनरलों ने। तो मतलब इसकी जड़ें प्लासी के युद्ध के बाद से ही जमनी शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज व्यापारी से शासक बन रहे थे। मुझे वो रॉबर्ट क्लाइव और धन की निकासी मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी याद आती है। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था। लेकिन ये सिर्फ खजाने के खाली होने की कहानी नहीं थी, ये भारत के हुनर और कारोबार की कमर तोड़ने की कहानी थी। सोचिए, जब मैनचेस्टर का सस्ता मशीन से बना कपड़ा भारत के बाजारों में आया तो यहाँ के बुनकरों और कारीगरों का क्या हुआ होगा? सब खत्म हो गया होगा। हाँ, भारत का मशहूर कपड़ा उद्योग दम तोड़ने लगा। तो ये गुस्सा सिर्फ राजा नवाबों में नहीं था, बल्कि आम आदमी के घर तक पहुंच चुका था। और शायद जब आर्थिक चोट के साथ साथ आत्मसम्मान पर भी चोट पड़ने लगी, तब मामला और बिगड़ गया। हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं था, इज्जत का भी था। भारतीयों के साथ ज्यादती और वो नस्ल भेदी दुर्व्यवहार, वो तो आम हो गया था। और दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर बहुत सजग थे। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उनका शासन कितना सभ्य है, इसलिए भारत में अपने दमन के सबूत बहुत चालाकी से मिटा दिया करते थे। तो फिर हमें उस दौर के बारे में पता कैसे चलता है? मतलब सरकारी दस्तावेजों के अलावा भी कुछ होगा? हाँ, और यहीं पर कुछ किताबें बहुत जरूरी हो जाती हैं। हमें गुस्सा सिर्फ सरकारी फाइलों से नहीं, बल्कि उस दौर में लिखे गए संस्मरणों से पता चलता है। जैसे विष्णु भट्ट गोडसे की लिखी माझा प्रवास, जो मराठी में है। ये एक पुजारी की आंखों देखी है, जिसने विद्रोह की भयावहता को बहुत करीब से देखा। अच्छा। या फिर सीताराम पांडे, जो खुद कंपनी की सेना में सूबेदार थे। उनकी यादें हमें बताती हैं कि कैसे सालों तक जिन अंग्रेज अफसरों पर वो भरोसा करते थे, वही उन्हें शक की निगाह से देखने लगे। ये भरोसे का टूटना सैनिकों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। और इन्हीं घटनाओं को अलग अलग नजरियों से भी तो देखा गया होगा। बेशक, और यहीं से इस विद्रोह की पहचान को लेकर बहस शुरू होती है। एक तरफ वीडी सावरकर थे, जिन्होंने इसे राष्ट्रवादी नजरिए से देखा और अपनी किताब को नाम दिया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, ये नाम तो बहुत मशहूर है। उन्होंने इसे एक संगठित आजादी की लड़ाई के तौर पर स्थापित किया। तो दूसरी तरफ एसएन सेन जैसे इतिहासकारों ने अपनी किताब 1857 में इसे ज्यादा संतुलित तरीके से देखा। उनका मानना था कि इसकी शुरुआत भले ही धर्म और सैनिक कारणों से हुई, लेकिन जल्दी ही इसने स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। तो आप देख सकती हैं एक ही घटना की कितनी अलग अलग व्याख्याएं हैं। चलिए उन कारणों पर आते हैं जिन्होंने जमीन तैयार की। जब 1857 में विद्रोह हुआ, तब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया। लेकिन कहा जाता है कि आग कैनिंग के आने से पहले ही लग चुकी थी। हाँ, विद्रोह की जमीन तो लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी, जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। डलहौजी का एक ही मकसद था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, चाहे जैसे भी हो। और इसके लिए वो एक बहुत ही कुख्यात नीति लेकर आया, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके बारे में तो हमने सुना है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी कि जिस राजा का अपना बेटा नहीं, उसका राज अंग्रेजों का हो जाएगा? प्रथा तो सदियों से चली आ रही थी, ये धर्म का हिस्सा थी। डलहौजी ने इसे गैर कानूनी बताकर भारतीय शासकों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सतारा, नागपुर, झांसी, एक के बाद एक कई रियासतें इसका शिकार हुई। और जहां ये नीति काम नहीं करती थी, वहां कोई और बहाना ढूंढ लिया जाता था। जैसे अवध के साथ हुआ। अवध का किस्सा तो और भी ज्यादा गहरा है। अवध के नवाब तो अंग्रेजों के वफादार सहयोगी थे। हाँ। उन पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू नहीं हो सकता था, तो डलहौजी ने उन पर कुशासन मतलब मिस गवर्नेंस का आरोप लगा दिया और 1856 में पूरे अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अच्छा, इस एक कदम ने पूरे उत्तर भारत के रजवाड़ों और जमींदारों को हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि वफादारी का कोई मतलब नहीं,
आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। इसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी तो हुई होगी। हुई थी। सतारा के राजा के सलाहकार राणाजी बापू और नाना साहब के दूत अजीमुल्ला खान अपनी अपनी शिकायतें लेकर लंदन गए। उन्होंने सोचा था कि इंग्लैंड में रानी और संसद के सामने अपनी बात रखेंगे तो शायद न्याय मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? क्या उनकी बात सुनी गई? किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्हें महीनों तक दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ा और आखिर में खाली हाथ लौटना पड़ा। कहते हैं कि इसी निराशा और अपमान ने अजीमुल्ला खान को पूरी तरह बदल दिया। लंदन में ही उन्होंने और राणाजी बाबू ने यह तय कर लिया कि अब अर्जी देने से नहीं बल्कि हथियार उठाने से ही बात बनेगी। तो क्या विद्रोह की योजना वहीं बनी, लंदन में? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, सूत्रों के अनुसार वहीं पर एक बड़े देशव्यापी विद्रोह की रूपरेखा तैयार की गई और एक तारीख भी तय की गई, 31 मई 1857। 31 मई। सोचा यह गया था कि इस दिन पूरे भारत में सभी छावनियों में एक साथ विद्रोह होगा ताकि अंग्रेजों को संभलने का मौका ही न मिले। और इस योजना का संदेश पूरे देश में कैसे फैलाया गया? उस जमाने में तो व्हाट्सएप या ट्विटर तो थे नहीं। तरीका बहुत ही अनोखा और प्रतीकात्मक था। गांव-गांव में एक आदमी रोटी लेके जाता था और गांव के चौकीदार को देके कहता था, आगे पहुंचा दो। रोटी? हाँ, और इसी तरह छावनियों में कमल का फूल एक सिपाही से दूसरे सिपाही तक पहुंचाया जाता था। ये कोई लिखित संदेश नहीं था, लेकिन सब इसका मतलब समझ रहे थे, तैयार रहो, वक्त आने वाला है। तो मतलब एक पूरी तैयारी चल रही थी। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण थे, एक योजना थी, एक तारीख भी तय थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ समय से पहले ही शुरू हो गया? एक चिंगारी, एक ऐसी चिंगारी जिसने धीरज के सारे बांध तोड़ दिए। और वो चिंगारी थी सैनिक कारण, यानी एनफील्ड राइफल के नए कारतूस। हाँ, वो कहानी कि कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी और उसे बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अब सोचिए, कंपनी की सेना में ज्यादातर सैनिक या तो हिंदू थे या मुसलमान। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर इस्लाम में हराम। ये उनके लिए सिर्फ एक आदेश का उल्लंघन नहीं था, ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश थी। ये वो आखिरी चोट थी जिसने उन्हें यकीन दिला दिया कि अंग्रेज सिर्फ उनका राजी नहीं बल्कि उनका धर्म और उनकी पहचान भी छीनना चाहते हैं। मतलब ये उनके लिए अस्तित्व का सवाल बन गया। बिल्कुल। और इसी गुस्से की पहली आवाज बने मंगल पांडे। मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही। हाँ, 29 मार्च 1857 को जब उन पर इन कारतूसों को इस्तेमाल करने का दबाव डाला गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बात बढ़ने पर उन्होंने 2 अंग्रेज अफसरों कैप्टन ह्यूसन और कैप्टन बाग पे हमला कर दिया। ये तो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। वो जानते थे कि अगर इस विद्रोह को तुरंत और बेरहमी से नहीं कुचला गया तो ये आग फैल जाएगी। उन्हें यह भी पता था कि सेना में हर एक अंग्रेज सैनिक पर 5 भारतीय सैनिक थे। अच्छा, 5 भारतीय? हाँ, अगर सबने विद्रोह कर दिया तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मंगल पांडे पर फौरन कोर्ट मार्शल चलाया गया और तय तारीख से 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने सोचा होगा कि इससे बाकी सैनिकों में डर फैल जाएगा। और हुआ ठीक इसका उल्टा। उल्टा? मंगल पांडे की शहादत ने डर नहीं बल्कि गुस्सा फैलाया। उनकी फांसी की खबर छावनी दर छावनी फैल गई और ये संदेश गया कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो गया है। इसने उस योजना को पटरी से उतार दिया जो 31 मई के लिए बनाई गई थी। और फिर मेरठ में वो हुआ जिसने विद्रोह की औपचारिक शुरुआत कर दी। हाँ, विद्रोह की असली शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। वहां 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने मारो फिरंगी को किनारे के साथ अपने साथियों को लामबंद किया। उन्होंने जेल तोड़कर अपने कैद साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मारा और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। 31 मई का इंतजार किए बिना? बिल्कुल, ये एक स्पॉन्टेनियस फैसला था। लेकिन उन्होंने दिल्ली को ही क्यों चुना? क्योंकि दिल्ली मुगल सल्तनत का प्रतीक थी। भले ही मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उस वक्त सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे, जिनकी हुकूमत लाल किले से आगे नहीं चलती थी, लेकिन वो अभी भी हिंदुस्तान के बादशाह माने जाते थे। विद्रोही सैनिकों को एक नेता चाहिए था, एक ऐसा चेहरा जिसके नाम पर पूरे देश को एकजुट किया जा सके। तो 12 मई को जब ये सैनिक दिल्ली पहुंचे, 80 साल के बहादुर शाह जफर का क्या रुख था? क्या वो तैयार थे इसका नेतृत्व करने के लिए? शुरुआत में तो वो बहुत हिचकिचा रहे थे। जाहिर है वो जानते थे कि अंग्रेजों की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन सैनिकों के दबाव और शायद इतिहास में अपनी जगह बनाने की इच्छा के चलते उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। तो वो नेता बन गए। हाँ,
लेकिन असली सैन्य कमान उनके सेनापति बख्त खान के हाथों में थी। बहादुर शाह जफर को नेता बनाना एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम था। पर दिल्ली पर कब्जा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। नहीं, अंग्रेजों के लिए दिल्ली को वापस जीतना इज्जत का सवाल था। उन्होंने निकोलसन और हडसन जैसे अपने सबसे काबिल अफसरों को भेजा। भयानक लड़ाई के बाद सितंबर 1857 तक उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। और बहादुर शाह जफर का क्या हुआ? बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें रंगून यानी आज के म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया। वहीं उनकी मृत्यु हुई और भारत के आखिरी मुगल बादशाह की कहानी खत्म हो गई। तो 1857 की एक क्रांति, ये सालों के दमन, राजनीतिक लालच, सामाजिक छेड़छाड़ और एक धार्मिक चिंगारी का मिलाजुला नतीजा थी। इसकी शुरुआत तो मेरठ की एक छावनी से हुई, लेकिन इसकी जड़ें पूरे भारत की जमीन में फैली हुई थीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि दिल्ली के पतन का मतलब विद्रोह का अंत नहीं था। अच्छा। नहीं, बल्कि ये तो बस एक अध्याय का अंत था। इसके बाद ये आग बरेली, कानपुर, लखनऊ, ग्वालियर, बिहार के जगदीशपुर और देश के कई दूसरे हिस्सों में फैल गई, जहां नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जैसे स्थानीय नेताओं ने अंग्रेजों को महीनों तक कड़ी चुनौती दी। अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो हमारे शुरुआती सवाल से ही जुड़ा है। अगर मेरठ में विद्रोह समय से पहले यानी 10 मई को न भड़का होता और सब कुछ तय योजना के मुताबिक 31 मई को एक साथ पूरे देश में शुरू हुआ होता, तो क्या भारत का भविष्य कुछ और होता? क्या उस एक चिंगारी ने जो वक्त से पहले चमक उठी, एक बड़ी और शायद सफल क्रांति की संभावना को हमेशा के लिए बदल दिया?